हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 to 10 इससे पहले हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 11 से आगे के। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो देखिए बेरोज़गारी की, वो इंसान जो पर्टिकुलर इंसान है वो कोई काम नहीं कर रहा है जिससे वो पैसे कमा सके, तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था खेती में होता है कि एक फील्ड में, एक खेत में 4 लोगों की ज़रूरत है बट 5 लोग काम कर रहे हैं। 4 लोग काम करेंगे तो भी 100 कुंटल ही गेहूँ उगेंगे, 5 लोग काम करेंगे तो भी 100 कुंटल ही गेहूँ उगेंगे। तो जो एक पर्सन है ना वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है काम करने की, फिर भी मतलब वो काम कर रहा है क्योंकि बाकी जगह पर कोई काम अवेलेबल नहीं है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ व्हेन अ पर्सन हैज़ नो जॉब इन हैंड एंड डज नॉट अर्न एनीथिंग एट ऑल। तो भाई कोई काम नहीं होता पर्सन के पास और वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा होता है, कुछ भी नहीं कमा रहा होता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द अदर हैंड इज मोस्टली फाउंड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वेयर ईदर वर्क इज नॉट कंसिस्टेंटली अवेलेबल और टू मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर सम वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर सो मेनी हैंड्स। दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो मतलब वो पर्सन जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसकी कोई भी इनकम नहीं है, कोई उसकी कमाई नहीं है, तो वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो डिसगाइज्ड है कि भाई किसी इंसान के पास 1 महीने के लिए जॉब है तो 1 महीने के लिए जॉब नहीं है, या फिर वो काम ऐसी जगह पर कर रहा है जहाँ पर मतलब उसके काम की ज़रूरत ही नहीं है, उसके काम के बिना भी जो है चलता रहेगा सही सब। तो ये होता है डिसगाइज्ड, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो कम कमा रहा है और इफेक्टिवली वो एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा है वो काम करके। क्वेश्चन नंबर 12 है, टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, डू यू एग्री? क्या टर्शरी सेक्टर कोई काम नहीं कर रहा, इकोनॉमी में कोई रोल नहीं है उसका? तो देखो, टर्शरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दिस स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टर्शरी सेक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड वास्टली इन द इंडियन इकोनॉमी स्पेशली इन द लास्ट 2 decades। पिछले 20 साल में तो टर्शरी सेक्टर जो सर्विस वाला सेक्टर है उसने बहुत ज़्यादा हमारे देश की ग्रोथ में, जीडीपी में अपना योगदान दिया है। In the last decade, the field of information technology has grown and consequently the GDP share of the tertiary sector जो है वो 40% from around 40% in 1973 to more than 50%। देखिए यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा पुराना है क्योंकि आपकी किताब में डेटा पुराना है, तो हमें अब नए डेटा की ज़रूरत है। अब तो मतलब 50% 60% से भी ज़्यादा जो है वो टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हु आर दीज। तो सर्विस सेक्टर जो है 2 अलग अलग तरीके के लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो कौन है? एक तो होते हैं सर्विस सेक्टर में, देखो सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दीज आर प्राइमरी एंड एंसिलरी वर्कर्स। प्राइमरी वर्कर्स इंक्लूड दोज हु डायरेक्टली प्रोवाइड सर्विस, वाई एंसिलरी वर्कर्स आर कंपोज्ड ऑफ दोज हु गिव सर्विस टू सर्विस प्रोवाइडर्स। फॉर एग्जाम्पल, कंसल्टेंट मेक अवेलेबल देयर सर्विस टू कंसल्टेंसी फर्म्स एक्सेट्रा। तो एक तो होते हैं जो प्राइमरी वर्कर होते हैं जो डायरेक्टली अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज करो कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं एक प्राइमरी वर्कर की तरह, मतलब जैसे कि मैं डायरेक्ट आपको सर्विस दे रही हूँ। एक होता है एंसिलरी वर्कर, मतलब अगर मैं किसी और से सीख रही हूँ, मुझे कंसल्ट कर रहा, मैं कंसल्टेशन ले रही हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, तो वो फिर क्या हो गया, एक एंसिलरी वर्कर हो गया। वो डायरेक्ट कोई मतलब आपको नहीं पढ़ा रहा बल्कि वो मेरे को एडवाइस कर रहा है, तो वो एडवाइजरी वाला कंसल्टेशन का जो काम करते हैं सर्विसेज वाली फर्म्स, वो होती हैं एंसिलरी वाली। वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू अग्री विद दिस व्यू? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक्सप्लॉइटेड मतलब उनके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। आई अग्री विद दिस व्यू कि हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वर्कर्स के पास जो है वर्किंग आवर्स भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो होते हैं, और उनको सैलरी भी कम मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर डज नॉट ऑफर एनी जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी काम से निकाल दिया जा सकता है। नीदर डज इट अलाउ फॉर द स्कोप ऑफ ट्रेडर्स और वर्कर यूनियन। वर्कर्स कैन ईजिली बी एक्सप्लॉइटेड इन दिस सिनेरियो, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिबेल अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स टायरनी एज द लेटर कैन फायर देम एट एनी टाइम। तो भाई अगर जो है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर होते हैं, चाहे उनके साथ उनका एम्प्लॉयर कितनी भी मतलब बेकार तरीके से बात करे या उनके साथ खराब व्यवहार करे, वो मतलब नौकरी से वो कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो नौकरी खोने का डर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं और बहुत ही कम सैलरी पे काम करते रहते हैं। हाउ आर द एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन? तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन यानी कि आपको काम
की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी हैं, ख़राब हैं, किस तरीके की कंडीशन है, उस तरीके से हम जो है इकोनॉमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मतलब आपके काम की कैसी कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, अच्छी जॉब है, अच्छा पे मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है, और जो है कंपनी का वो एनवायरनमेंट ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब ऑपोजिट हो जाता है, इसका उल्टा, मतलब वर्क एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता, टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती है, ये सब होता है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर offers job security and employment benefits, while the unorganized sector is marked by low wages and lack of job security. In the rural areas, unorganized sector comprises landless agricultural laborers, sharecroppers, and artisans. In urban areas, the group contains small scale industry worker, construction worker, street vendor, rag picker, etc. तो गांव में जो इनके पास लैंडलेस लेबरर होते हैं, वो दूसरों के ज़मीनों पे काम कर रहे होते हैं, है ना, कुम्हार या फिर जो लेबर वगैरह होता है, वो हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। और शहरों में जैसे कि जो रेडी वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, या फिर छोटी छोटी दुकानों पर काम करने वाले, इनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखिए 3 बार लगातार सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है अच्छा होता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, पेड हॉलीडेज़ होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, फिक्स्ड आवर होते हैं, ओवर टाइम करने के लिए पैसे मिलते हैं, तो ये सब होता है, तो ये ठीक है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, पेड हॉलीडे नहीं होते, कोई रिटायरमेंट का पेंशन वेंशन नहीं होता, प्रोविडेंट फंड नहीं होता, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं होते, और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं होता। तो मतलब ऑर्गेनाइज जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और अनऑर्गेनाइज उसका उल्टा उल्टा है। क्वेश्चन 17 है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन नरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2005 में आया था, उसको क्यों लाया गया था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नरेगा 2005 was to provide 100 days of guaranteed employment to those people in rural India who can work and are in need of work. This right to work has been implemented in 200 districts. If the government is unable to provide this employment, then it has to give unemployment allowance to people. तो देखो क्या होता था कि पहले बेचारे जो लेबरर्स होते थे, उनको ऐसे ही कुछ भी काम करना पड़ता था, और बहुत ही कम दाम में वो काम करते थे। बट फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपको 100 दिन की गारंटेड हम लोग काम देंगे, और फिर उसके मतलब वेजेस भी, पैसा भी उसके लिए हम ठीक देंगे। तो यही था नरेगा, मतलब 100 दिन का काम, साल में 100 दिन का काम मिलेगा, और उसके लिए मतलब जो है मिनिमम वेजेस, पैसा भी ठीक ठाक मिलेगा। और जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है उनको बेरोज़गारी भत्ता, मतलब जैसे कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन के एक पर्टिकुलर टाइम में जो है काम नहीं मिला, तो कुछ पैसे भी फिर सरकार देती थी। सरकार सबको काम का हक दे रही थी, इसके राइट टू वर्क मिल रहा था नरेगा के अंतर्गत। यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम माई एरिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जैसे काम करें, प्राइवेट वाले क्या होते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, जो लोगों की होती हैं। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली सरकारी नौकरियाँ होती हैं। क्वेश्चन 19 है, डिस्कस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल गिविंग वन एग्जाम्पल फ्रॉम ईच ऑफ योर। पब्लिक सेक्टर में देखो दिल्ली मेट्रो हो गया, और अच्छे से मैनेज हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे रिलायंस मोबाइल, एयर इंडिया, देखिए अब जो है वो पब्लिक सेक्टर का नहीं रहा है, अब वो टाटा का हो गया है। आप इसको कह सकते हैं कोल इंडिया बैडली मैनेज्ड है। और बैडली मैनेज्ड सत्यम स्कैम हो गया था ना 2009 में, मतलब कंप्यूटर स्कैम हो गया था, तो इसलिए बैडली मैनेज। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बैडली मैनेज के एग्जाम्पल में। क्वेश्चन 20 है, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लेन वाई गवर्नमेंट हैज़ टेकन देम अप। कुछ पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी जो काम होते हैं उनके एग्जाम्पल देने हैं, और गवर्नमेंट ने ये काम क्यों सोचे हैं करने के। तो कुछ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप दीज बिकॉज वाटर एंड पावर आर नीड बाय एवरीवन। पानी और बिजली सबको चाहिए, है ना। इफ़ द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज लेफ्ट टू प्राइवेट एंटरप्राइज, द लेटर माइट एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी एंड सेल दिस एट रेट्स विच द मासेस कैन नॉट अफोर्ड। तो अगर यार वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है प्राइवेट सेक्टर के पास आ जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर इतने ज़्यादा महंगे दामों में इसको बेचेगा ना कि हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर पाएगा बिजली और पानी, और ये तो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती हैं। हेंस to ensure the basic amenities like water and power are available for all, the government supplies these at low and affordable rates। तो भाई अच्छे से सबके पास पानी और जो है पावर आती रहे, बिजली आती रहे, तो गवर्नमेंट ये काम करती है अच्छे से ठीक ठाक रेट्स पे प्रोवाइड करने का। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार किस तरीके से, सरकारी जो संस्थाएं हैं वो हमारे देश की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो देखो पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन बाय नॉट मेयर फाइनेंशियल प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं कमा रही है वो, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी काम कर रही है। द पब्लिक सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाया इट्स
functioning in health and education sector. Also by buying food grains at a fair price from farmers, providing electricity, water, postal services at low rates, the government ensured that the people have a good living. It utilized taxes and grants to pay for the same. Thus, it plays a vital role in aiding the economic development of a nation based on its human development situation. तो देखो, हेल्थ सर्विसेज, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, और फेयर प्राइस राशन की दुकानें होती हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, पोस्टल सिस्टम हो गया, ये सब सरकारी काम, सरकारी चल रहा है। और बहुत सारे देखो सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे थे, एग्जाम्पल केवी नवोदय विद्यालय, और सरकारी कॉलेजेस के लिए तो सब एडमिशन के लिए, मतलब जैसे कि IITs हो गए और बड़े बड़े IIM सरकारी कॉलेजेस में जाने के लिए लोग तड़पते हैं। तो एम्स हो गया, है ना। तो ये सरकारी सर्विसेज हैं जो हमारे देश की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं और देश के नागरिकों को बहुत ज़्यादा मदद भी कर रही हैं। द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इशूज़: वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको वेजेस यानी कि उनकी तनख्वाह कम होती है, और हेल्थ इश्यूज़ में भी, मतलब कोई हेल्थ का इंश्योरेंस उनका नहीं करवाया जाता है और बहुत ही ख़राब कंडीशन में काम करवाया जाता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लेबरर्स जो होते हैं आर एम्प्लॉयड ऑन डेली वेजेस, ठीक है, दिहाड़ी पर काम करते हैं, हैंस उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। वेजेस जो होते हैं वो भी समय समय पे बदलते रहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट हैज सेट अप मिनिमम वेजेस एक्ट टू प्रोटेक्ट सच वर्कर्स फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो गवर्नमेंट मिनिमम वेज एक्ट लेकर के आई ताकि भाई कम से कम इतना मिनिमम पैसा तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, ये सरकार ने तय किया कि भाई इससे कम में काम नहीं करवाया जा सकता। सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट माइन वर्कर्स के लिए भी। प्राइवेट माइनिंग कंपनीज़ में मतलब उनके लिए प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है, और जो इंसान काम कर रहा है माइंस में उसकी हेल्थ कुछ भी उनके लिए मायने नहीं रखती है, और उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ और डेथ वगैरह भी जो माइंस में काम करते हैं उन लोगों की हो जाती है। तो सेफ्टी नॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। मोस्ट कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू देयर एम्प्लॉयज़। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। सम ऑफ दीज माइट बी इन्वॉल्व इन डेंजरस फैक्ट्री प्रोडक्शन दैट में हार्म वर्कर्स हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म। दीज वर्कर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड इट इज़ हियर द गवर्नमेंट स्टेप्स इन। तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में काम ना करवाएं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से, इसलिए सरकार को आगे आने की ज़रूरत है इसके लिए। Study in the Ahmedabad found that out of 100,000 लाख 10 लाख 15 लाख अहमदाबाद में जो है 15 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं, और 11 लाख वर्कर्स उसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनकी इनकम जो है वो 60,000 मिलियन है। आउट ऑफ 32,000 मिलियन जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जनरेट हुई है। मतलब एक डेटा है कि 15 लाख लोग टोटल काम कर रहे हैं, और जिसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ज़्यादा 11 लाख लोग काम कर रहे हैं, बट जो इनकम आ रही है ज़्यादा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आ रही है। तो इस डाटा से आप लोग मतलब क्या चल रहा है इस चक्कर, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने टेबल में लिख लिया कि वर्कर्स इतने हैं और अनऑर्गेनाइज्ड में इतने हैं और ऑर्गेनाइज्ड में इतने हैं, फिर उसके बाद इनकम ये है। तो वेज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट स्पेशली इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट को भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है सही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। टेबल हमें बताता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की अर्निंग जो है वो हायर है, ज़्यादा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग 80% ज़्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि मगर इनकम जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की ज़्यादा है। मोर कंपनीज नीड टू बी बॉट अंडर द रूफ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर सो दैट वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर अट्रैक्टेड टू जॉब there with higher and more secure wages. For this, government must provide loans and aid to companies transferring from unorganized to organized sectors. तो गवर्नमेंट ये मतलब ध्यान दे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो है ना वो खुद को अपने मतलब गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करे ताकि वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकें, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है उनकी भी जो है कंडीशन सरकार ठीक करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाएँ और वहाँ का एनवायरनमेंट सही हो। फॉलोइंग टेबल जो है गिव्स द जीडीपी इन रुपीज़ बाय 3 सेक्टर। तो 3 सेक्टर्स की जो जीडीपी है पैसे में वो ये है। तो कैलकुलेट द शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स, मतलब कैलकुलेट करना है तीनों सेक्टर्स का शेयर जो है इकोनॉमी में। तो शेयर ऑफ 3 सेक्टर्स इन जीडीपी, तो जीडीपी में इनका जो शेयर है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो 1950 में देखिए परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ऐड नीचे और एक वो ऊपर, फिर उसके बाद परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिए प्रॉपर मैथ्स का ये क्वेश्चन है और इस तरीके से देखो यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। शो द डाटा एज द बार डायग्राम सिमिलर टू ग्राफ 2 इन द चैप्टर। तो ग्राफ 2 में इसको मतलब बार डाटा के देखो कैसे निकाला गया ना, जैसे प्राइमरी सेक्टर है 1950 में तो 80,000 ऐसे ऊपर लिखा जाएगा और फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं 19,000
और टर्शरी सेक्टर में 39,000। इन सबको हम करेंगे ऐड, और 9 2 जा 18 और 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया टोटल। ठीक है, और हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए ये 80,000 ऊपर लिखेंगे। जो इसकी परसेंटेज निकालनी है ना, तो 80,000 ऊपर आएगा, नीचे टोटल आएगा। ठीक है, और इंटू 100 ऐसी परसेंटेज निकाली जाती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की परसेंटेज है ये वाली प्राइमरी एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। अब इसके बाद 2 से काटो, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, और फिर उसके बाद देखो बस कैलकुलेशन करनी है। ये 1 2 3 और फिर इधर 69 बचा है ना, तो 4000 और 69। तो देखो बस आप कैलकुलेट कर लेना। और 69 5 टाइम्स 9 5 जा 45 6 5 जा 30 34 3 4 5 और ठीक है 69 5 जा इतना होता है। और फिर आपको कैलकुलेट करके ना देखो ये आ जाएगा, बस कैलकुलेशन करनी है। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर का निकालने के लिए ऊपर आप लोग ये रख दोगे 19,000, और टर्शरी का निकालने के लिए ऊपर 39,000 रख दोगे, और नीचे और ये 100 ऐसी रहेगा, तो परसेंटेज निकल आएगी। परसेंटेज आप लोगों की आ जाएगी दोनों की। तो फिर आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, बार ग्राफ, जैसे कि एग्रीकल्चर पहले 57% था सेकेंड, और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इस तरीके से 13% था, और टर्शरी सेक्टर ऐसे करके ये था। तो इस तरीके का बार ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे जो है वो ये CA 60 और फिर उसके बाद 50, यहाँ पे देखो ऐसे करके ना 0 10। तो इस तरीके से भाई आप लोग बना लीजिएगा बार ग्राफ। व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द बार ग्राफ। देखो कंक्लूजन तो ये है कि पहले प्राइमरी सेक्टर का जो था कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और 1950 में और आते आते 2000 आते आते टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और बस यही हम लोगों का कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है। ये थे सारे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।